द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कास्ट सर्वे तो होना चाहिए, सब कुछ का सर्वे होता है, लेकिन डेटा का क्या, जातियां मजबूत होंगी क्या, एक दूसरे में मुठभेड़ करेंगी, या स्टेट उस पर एक्शन लेगा, इसको एनिहिलेट करेगा, कास्ट एट्रोसिटीज को कम करेगा, कास्ट टेंशन डिस्टेंसेस जो बढ़ रहे हैं उसको मिनिमाइज करेगा, व्हाट विल हैपन? दैट इज द क्वेश्चन बिफोर अस। इस देश को पता है और आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि इस देश में भैंस ज़्यादा है गाय से, और भैंस के ही दूध ज़्यादा लोग पीते हैं। भैंस हमारी माँ नहीं है, गाय हमारी माँ है। पर अब मैं पूछता हूँ कि जब हमारी माँ मर जाती है तो उनका अंतिम दाह संस्कार कौन करता है? सवाल यह है कि कास्ट सेंसस क्यों? क्या इसको एनिहिलेट करने के लिए, जो डॉक्टर अंबेडकर का ड्रीम था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या सोशल जस्टिस हो पाएगा इससे? क्योंकि जितने स्लोगन्स आ रहे हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, तो व्हाट इज द पर्पस? डेटा तो मिल जाएगा। अंबेडकर ने कहा था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। सवाल ये था कि अगर अनटचेबल और टचेबल में हिंदू बढ़ जाते तो हिंदू का पॉपुलेशन कम हो जाता और उस हिसाब से मुस्लिम प्रोपोर्शन ज़्यादा होता। तो इसलिए कास्ट हिंदूज ने, अपर कास्ट हिंदूज ने उस समय काफ़ी हंगामा किया। आप जामिया में पढ़ाते हैं, कितने नॉन मुस्लिम होंगे? मैं पूछता हूं, आप जेएनयू जाकर पूछो कि कितने मुस्लिम हैं। आफ्टर 1857 रिवोल्ट, वो ब्रिटिश को समझ में नहीं आया कि क्या कारतूस और चरवी और गाय सुबर, कुछ समझ में नहीं आया क्यों रिवोल्ट हो गया। देन 1858 जब ब्रिटिश को इनने हैंड ओवर किया तो उनको समझ में आया कि क्या चक्कर है, ये रिवोल्ट क्यों हुआ। देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कास्ट सेंसस वाज स्टार्टेड। शुक्रिया। और व्हेन आई गॉट कॉल फ्रॉम यू आई वाज सरप्राइज्ड। बोलने की आज़ादी तो यहाँ होगी ना? पूरे देश में आजादी है, यहाँ नहीं, पे भी है। प्राइवेट नहीं है। यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होती है। यस यस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कम है। क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री मोर देन 100 लेक्चर्स में दे चुका हूँ, लेकिन आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुझे नहीं बुलाया जाता है, तो सरकार मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। बहरहाल इसलिए मैं सरप्राइज था। Yes, but I have to speak. So caste census, those who opposed caste census वही अनाउंस कर रहा है 24 में। ये सरप्राइजिंग है कि आरएसएस बीजेपी ये लगातार कास्ट सेंसस को अपोज करती रही है, और वही कास्ट सेंसस कर रही है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेरे दिमाग में कई सवाल हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट मेजर, and that was the philosophy behind the caste census. And after 1857 revolt, वो ब्रिटिश को समझ में नहीं आया कि क्या कारतूस और चरवी और गाय सुबर, कुछ समझ में नहीं आया क्यों रिवोल्ट हो गया। देन 1858 जब ब्रिटिश को इनने हैंड ओवर किया तो उनको समझ में आया कि क्या चक्कर है, ये रिवोल्ट क्यों हुआ। देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कास्ट सेंसस वाज स्टार्टेड। You measure everything, सर कितना लंबा चौड़ा है, कितनी हाइट है, कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है, एवरीथिंग। सो कास्ट जो फ्लूइड था, लोकल था बिफोर कास्ट सेंसस, वो नेशनल कैरेक्टर में आ रहा है और वो फिक्स्ड हो जा रहा है, फिक्स्ड। तो आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस। सो फर्स्ट census was done in 1881. There was no classification, हाई लो अनटचेबल, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सेकेंड 1891 फर्स्ट टाइम देयर वाज क्लासिफिकेशन ऑफ लो हाई अनटचेबल्स। देन 1901 न्यू मेथड वाज अडॉप्टेड, कास्ट वाइज enumeration, and most important when Morley Minto reform was there in 1911 fourth। अच्छा ओके। तो 1911 में जब ये सेंसस हो रहा है, कास्ट सेंसस, तो पहली बार अनटचेबल्स को काउंट किया जा रहा है, अनटचेबल्स, और तकरीबन 5 करोड़ एस्टिमेट है, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन।
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था, इसी टाइम जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की ओर से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जा रही है कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट होनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अगर अनटचेबल और टचेबल में हिंदू बढ़ जाते तो हिंदू का पॉपुलेशन कम हो जाता और उस हिसाब से मुस्लिम प्रोपोर्शन ज़्यादा होता। तो इसलिए कास्ट हिंदूज ने, अपर कास्ट हिंदूज ने उस समय काफ़ी हंगामा किया। 1921 इस पूरे डेटा को मान लिया गया कि 1/5 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 1931 का, जो कि लास्ट कास्ट सेंसस है, अभी जो 26-27 में होने जा रहा है वो 7th होगा। तो इस समय ये पॉलिटिकल इशू बनता है। द रीजन वाज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। तो जो पॉपुलेशन मान लिया गया था 5 करोड़, 1/5 हिंदुओं ने भी माना था, मुसलमानों ने भी माना था, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स उस पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं थी, तो इसलिए वो पॉलिटिकल इशू नहीं बना। लेकिन चूंकि अनटचेबल सब कह रहे हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, तब ये पॉलिटिकल इशू बनता है। और वहां के बाद डॉक्टर अंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट हिंदूज। पूरा जो हिंदू का बंटवारा है टचेबल और अनटचेबल के बीच कीजिए, और उसी में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। पूना पैक्ट में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। लार्जली ये मान लिया गया था कि शेड्यूल कास्ट 15% है, जिसके बेसिस पे डॉक्टर अंबेडकर ने पहले शेड्यूल कास्ट जो मैनिफेस्टो लिखा था, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, दैट वाज द ज्ञापन मेमोरेंडम गिवन टू वायसराय। तो 13.5% उन्होंने मांग की थी रिजर्वेशन। तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कास्ट सेंसस पे बात नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस अभी नेशनल मोड से आई थी, तो नेशनलिस्ट इमोशंस वर देयर। और उसमें रिजर्वेशन पे जरूर बात हुई थी कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लिए 342। जब अंबेडकर साहब ने रिजाइन किया है, उसमें 4 इश्यूज में एक इंपॉर्टेंट इशूज है ओबीसी के लिए कमीशन, कि कमीशन नहीं बनाया ओबीसी के लिए, दैट वाज द वन इशू। बहरहाल ये मुद्दा 90s में ओबीसी रिजर्वेशन के बाद कि ये मुद्दा और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, और खास तौर से 2014 के बाद। इंटरेस्टिंग है कि अब इसका सवाल यह है कि कास्ट सेंसस क्यों? क्या इसको एनिहिलेट करने के लिए, जो डॉक्टर अंबेडकर का ड्रीम था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या सोशल जस्टिस हो पाएगा इससे? क्योंकि जितने स्लोगन्स आ रहे हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, तो व्हाट इज द पर्पस? डेटा तो मिल जाएगा, SIR का भी डेटा आ रहा है, और आप जो मोबाइल लेते हैं वो मोबाइल तो पर्सनल खरीदते हैं ना, लेकिन जो डेटा कलेक्शन होता है तो कंपनीज को बेच दिया जाता है, और कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स आपको बार बार फ़ोन करते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन लेंगे कि ज़मीन लेंगे कि लैंड लेंगे या बिल्डिंग लेंगे। तो आखिर व्हाट इज़ द पर्पस? क्या सोशल जस्टिस? क्योंकि ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि कितने 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है, डेटा मुझे याद नहीं रहता, लेकिन लार्जली अमीर अमीर है, गरीब गरीब है। तो क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन होगा? ये पर्पस है। तो कई तरह के सवाल है कि एनुमरेटिंग कास्ट जो है, ये कास्ट, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जब, टाइम हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बोल रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैं निकाल कर लाया हूँ कि इन इंडिया देयर आर कास्ट आर इंटरनेशनल इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity there is no meaning of equality and liberty. एक और कोट मैं कर देता हूँ, उसके बाद 1-2 लाइन बोल के बंद करूँगा। वो कह रहे हैं कि भारत हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट जो 25 नवंबर को जो सबमिट कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें बात कर रहे हैं कि भारत पहले गुलाम रहा है। गुलाम क्यों रहा है? क्योंकि यहीं के लोगों ने मुस्लिम्स को, ब्रिटिश को, सबको सपोर्ट किया, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाए, यहीं के लोगों ने गुलाम बनवाया है। उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? इट इज़ दिस थॉट विच
fills me with anxiety. This anxiety is dependent by the relation of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above their country? I do not know. But this much is certain, that if the parties place creed above the country, our independence will be put in jeopardy for the second time and probably lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. This is nationalist Ambedkar. अब सवाल ये है कि कास्ट सेंसस आप करेंगे कास्ट को मजबूत करने के लिए, कास्ट को एनहिलेट करने के लिए, फॉर व्हाट इज द पर्पस? क्या इंडियन स्टेट ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इसी भाषण में कहा है कि हम कॉन्ट्राडिक्शंस के एज में जा रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, वन मैन वन वोट, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। और जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे, इससे जो पीड़ित लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, इस संसद को उड़ा देंगे, सुरंग बना देंगे उसी में। क्या इंडियन स्टेट कास्ट को खत्म करने में इंटरेस्टेड है? नहीं। और दूसरी बात, जितने देश में एट्रोसिटीज हो रहे हैं, अभी 23 का डेटा आया है, यूपी नंबर 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, बिहार 4 नंबर पे एट्रोसिटीज पे। तो जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो कहाँ हो रही है? एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है? स्टेट की तरफ से कोई वहां पे एक्शन है? ये स्टेट साइलेंट है। तो बीजेपी आरएसएस स्पेशली वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है। और बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कास्ट सर्वे हुआ, वहां पे आ गया ईबीसी 36% है, ओबीसी इतना परसेंट है, दलित इतना परसेंट है, मुस्लिम इतना परसेंट है, क्योंकि इसका यूज सिंबॉलिक भी हो सकता है। और मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग एन एक्टिविस्ट ऑल्सो, कि खास तौर से दलित, बैकवर्ड, ईबीसी, उसमें ज़्यादा ये डिमांड नहीं है सोसाइटी में कि एजुकेशन का जो ना डाइवर्सिटी होना चाहिए, जॉब्स का होना चाहिए, संसाधन का होना चाहिए, रिसोर्सेज का होना चाहिए। वो आरएसएस बीजेपी समझ चुका है कि इसके जात का एक नेता चाहिए, सिर्फ एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर चाहिए, इसी में खुश है। और बिहार का रिजल्ट सामने है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कास्ट सर्वे तो होना चाहिए, सब कुछ का सर्वे होता है, लेकिन डेटा का क्या, जातियां मजबूत होंगी क्या, एक दूसरे में मुठभेड़ करेंगी, या स्टेट उस पर एक्शन लेगा, इसको एनिलेट करेगा, कास्ट एट्रोसिटीज को कम करेगा, कास्ट टेंशन डिस्टेंसेस जो बढ़ रहे हैं उसको मिनिमाइज करेगा? व्हाट विल हैपन? दैट इज द क्वेश्चन बिफोर अस। थैंक यू। Let me begin by congratulating KR Mangalam University on two specific notes. In a time when the entire country, for any problem, the first Prime Minister of India is blamed for, Jawaharlal Nehru, KR Mangalam actually has a chair on Jawaharlal Nehru's father, Motilal Nehru. And if they are constitutional experts here, I am not a lawyer, I am not a student of law, but law affects us. We are aware what was the role of Motilal Nehru in the Indian Constitution. I am talking about 1928 Nehru report. So that's not Jawaharlal Nehru report, that's Motilal Nehru. Second, I must congratulate KR Mangalam University to at least bring in such diversity in the panel, and you have an anti-discrimination and minority cell, which even public universities serve. Because I was having a brief chat when I entered and you were talking about NAC and other committees. It is mandatory, like ICC is mandatory, Anti-Discrimination Committee is mandatory, SC/ST cells is mandatory, but we are aware in current regime, all these committees in so-called the famous universities, including the one where I teach, including the two where I studied, Delhi University and Jawaharlal Nehru University,
students of law can take the case studies that what was SC/ST cell doing in 1970s and 80s in Jawaharlal Nehru University or say Delhi University, that the students who studied it. I have written a small piece once Kancha Ilaya's books were banned in Delhi University because my theme of my PhD is on the Dalit Panthers and the Black Panthers. So the government came up with a communique that, we must not use the word Dalit and let's use scheduled caste because that's constitution. So I jokingly also say that even biryani is not written in Indian constitution. Don't we eat that? My essay's title is How Do I Refrain from Using the Word Dalit? अब मेरे तो PhD की डिग्री पर दलित लिखा हुआ है in beautifully calligraphed word, and now I am told how do I introduce myself. I am Arvind Kumar, I teach at Jamia Millia Islamia, and I have done a PhD on how Black Panthers shaped Dalit Panthers. Now the moment I use the word Dalit, it could be controversial, it could be problematic. With this thank note that I offer, I would also want to understand, because caste census is the central of the theme. I do not want to name the student who actually accompanied the driver from, I'm thankful to him. But the first question he said, sir, आप जामिया में पढ़ाते हैं? I said, yes. Sir, आप जाट हैं क्या? I said, no. इस सवाल से आपने क्या समझा? वो ये बता रहा था मैं जाट हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि आप राजस्थान से हो क्या? बोला सर अपन 1.5 घंटे में KR मंगलम पहुंच जाएंगे। मैंने बोला आप कहाँ से हो? राजस्थान से। बोला सर आपको कैसे पता? मैंने बोला यही तो पढ़ाई है हमारी, जो आपको ज्योतिष बताते थे और जैसा सर कह रहे थे कि आप पढ़ लिख लेते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं, नहीं होते। और ये होता तो यही डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था, that what the caste system or the Varna system, as we were told, is a division of labor. No, Dr. Ambedkar categorically said it is not division of labor, but it is division of laborers. So, रतनलाल सर का विषय है हिस्ट्री, पर हम सब का अपना अपना इतिहास है। हम सब इतिहास से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। कई बार वो आइडेंटिटी हमें परेशान करती है, कई बार वो आइडेंटिटी हमें नौकरी दिलाती है, कई बार वो आइडेंटिटी हमें एक्सक्लूड करती है। आप सोचिए इस देश में कितने गाय हैं, आप सबको पता है? पता है। आपने जैसे सर ने बोला चैट जीपीटी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। पता है क्यों? वो चैट जीपीटी नहीं बता रहा है, उसका कोई ना कोई रिसर्च या डेटाबेस है, which means that we do have cattle census going on. So we can have this debate on whether we can have caste census or not, but we do have cattle census. तो इस देश को पता है, और आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि इस देश में भैंस ज़्यादा है गाय से, और भैंस के ही दूध ज़्यादा लोग पीते हैं। भैंस हमारी माँ नहीं है, गाय हमारी माँ है। पर अब मैं पूछता हूँ कि जब हमारी माँ मर जाती है तो उनका अंतिम दाह संस्कार कौन करता है? हम अपने कंधे पर लेकर जाते हैं। There was a movement, I am deliberately not naming recently, that आप ये बताइए कि इस देश में जब गायें मरती हैं तो उस गाय का अंतिम संस्कार कहें, जो भी कहें आप अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, पर आप बताइए who takes away the dead cows? It is a particular community, and Dr. Ambedkar has written specifically on this also, that you stop eating dead cows. Why? Because it brings in the lowering of your dignity, क्योंकि उससे आपकी dignity और identity जुड़ी हुई है। In Mahad, in 1927, Dr. Ambedkar addressed, I think if I'm not wrong, a set of 1,500 or 3,000 women. उनको बोला कि आप भी वैसी ही साड़ी पहनो। नागपुर में या महाद में? महाद में।
1927 महार सत्याग्रह। बाहर सकते हैं। आप ऐसी साड़ियां पहनो, उसी स्टाइल में पहनो जैसे ब्राह्मण औरतें पहनती हैं। अब ये किसी को फिर बुरा लग सकता है, पर ही इज इंस्पायरिंग हिज ओन कम्युनिटी कि आप पहनो, ताकि आपकी साड़ी पहनने के स्टाइल से ही आपको अछूत ना समझा जाए और आपसे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। मैं जिस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, अभी हाल में तो आम आदमी पार्टी का भी प्रचार ऑटो से हुआ, इस बार चलेगी झाड़ू। मैं जिस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था, उस समय ऑटो के पीछे लिखा होता था, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आजकल उतना पॉपुलर नहीं, वो लोग समय से पहले ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, शिव खेड़ा। ही हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड यू कैन विन। अब बताइए भाई, एक ऐसा किताब मिलता है जिसको पढ़कर आप जीत सकते हैं। तो टेंडर एज हमें भी लगा यार वाह क्या खूबसूरत बात है। लिखा क्या होता था, लोग धर्म बदल सकते हैं, जाति क्यों नहीं, जाति तोड़ो देश जोड़ो। अब बताइए कि किसी टेंडर एज में, आई वॉज एडमिटेड एट वेंकटेश्वरा कॉलेज, दैट वॉज बेस्ड ऑन मार्क्स, देयर वाज नो एंट्रेंस देन, but then based on entrance I also qualified to come to JNU. अब JNU में मैं पढ़ सकता था, JNU में मैं अपनी क्लास में टॉप कर सकता था। JNU से पढ़ने के बाद जामिया मुझे नौकरी दे देती है, पर उसी JNU में जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। मैं अपना रोना नहीं रो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जाति है कि जाति नहीं। जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। अब एक और बात, चलिए किसी जमाने में संभुक हुए, लोग कह सकते हैं ये मिथोलॉजिकल स्टोरी है, आई टू बिलीव सो। सो लेट अस फॉरगेट संभुक, बट कैन वी फॉरगेट रोहित वेमुला? अब आप ये बताइए कि रोहित वेमुला इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड दलित। जहां से मैंने अपनी बात शुरू की कि कुछ लोगों को इस बात से बुरा लग सकता है कि मैं दलित हूं, पर रोहित्स मदर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, राधिका वेमुला, एंड हिज फादर इज बिलोंग टू बीसी, बैकवर्ड क्लासेस। आप बताइए ये कितना ट्रेजिक है कि एक ब्राइट बच्चा who wanted to become Carl Sagan, he wrote such beautiful poetic English, साइंस का बच्चा है, उसका सुइसाइड नोट पढ़िए, इट्स अ केस स्टडी। आप पढ़िए कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साइंसेस में पीएचडी करने के लिए जनरल कैटेगरी में compete करता है, JRF होता है, पर उसको लगता है कि अंबेडकर ने मेरी जिंदगी को सेव किया है। इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड अंबेडकराइट। व्हाई ही कमिट सुसाइड? इट्स फॉर ऑल ऑफ अस टू पॉन्डर। और रोहित एक नहीं है, हर दिन एक रोहित मरते हैं, एम्स में, IIT में, तमाम यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि कैसे रोहित कार्ल सैगन बनना चाहते हैं। हाउ इज ही राइटिंग सच ब्यूटिफुल पोएटिक इंग्लिश? इज बिकॉज ऑफ मैकॉले, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनु। अभी ये भी बहस चल रहा है कि हम अपने आप को डिकोलोनाइज करें। एकदम करना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना बंद कर देना, एकदम करना चाहिए। पर आप ये बताइए कि अगर अंग्रेजी में शिक्षा नहीं मिली होती डॉक्टर अंबेडकर को, तो क्या वो कोलंबिया जाते? इफ रतनलाल और अरविंद कुमार हैड नॉट इनफ इंग्लिश टू कम्युनिकेट to a set of students or faculty members here, Professor Mir would not have thought of us, or Professor Bharti or the entire Mangalam University would not have thought, because we were writing, so we were being read. We were speaking, so we were being heard, and that's the language. मैं भोजपुर एरिया से नहीं आता, मैं भोजपुरी भी जानता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैं बांग्ला भी जानता हूँ, मैं बांग्ला में गाना गा सकता हूँ।
मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बंगाली ठीक है, हमारी भोजपुरी ठीक है, मेरी अपनी मदर टंग अंगिका है, वो भी ठीक है। बट इफ आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, it would not have granted me the position that I am addressing from. These are my broad observations, but the theme that I have come to speak will be in the second part, but one response to Professor Kulsrest, and it only comes because it's already written, so it's not an immediate response. While he was talking about Champai, कम तो रहेगा exactly. This book we published a year before. It's Periyar's pamphlet, Proportional Representation. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जब बात करें तो अचानक से आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और सर प्लीज दिस शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज, बिकॉज आई एम टोल्ड मेनी टाइम आप जामिया में पढ़ाते हैं, कितने नॉन मुस्लिम होंगे? मैं पूछता हूं, आप JNU जाकर पूछो कि कितने मुस्लिम हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हम मां और बाप से पैदा होते हैं, मतलब 50%। क्या इस हॉल में 50% महिलाएं हैं? और उसी तरीके से बाकी इस देश में कौन हैं, वो 1931 के सेंसस से तो सब कुछ हो ही रहा है और सबको पता है, और हम लोग उस प्रोपोर्शन में नहीं है। उसका फॉरवर्ड लिखते हुए हमने लिखा था, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was finally enacted on 26 January 1950, Aladi Krishna Swamy Iyer, a member of the Constitution Drafting Committee. अब फिर से कोई ये सवाल मत पूछ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी में किसका क्या प्रोपोर्शन था। ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है, उसके बिल्कुल आखिरी पन्नों पर, इंडेक्स वाले पन्ने के पहले, ये कोई अंग्रेजी कर सकता है, क्योंकि उसको इस बात का डर नहीं था कि ये ढूंढ रहे थे कि सचमुच में कौन किस जाति का था और जातियों का कितना रोल था कि कोई किस कमेटी का मेंबर बनेगा। और संविधान जब बन रहा था तो समझ ही रहे हैं, अभी भी कई बार आपको बताया जाता है कि PN राव का कितना बड़ा रोल था और डॉक्टर अंबेडकर तो केवल ड्राफ्टिंग कर रहे थे, मतलब क्लरिकल काम कर रहे थे। लेट मी रीड दिस। Aladi Krishna Iyer, a member of Constitution Drafting Committee, filed a forged case in support of Ms. Champakam Dorai Rajan. With the help of Brahmin monopolized Madras High Court and Supreme Court, they managed to scrap the communal government order which had ensured proportional representation in Dravidian land during colonial rule. On 14th August 1950, Periyar, the leader of DK, called a massive protest and organized a huge protest in Madras. As a result of this robust mobilization in Dravidian land, the government of India was forced to enact the first Constitutional Amendment Act in 1951. The amended clause 4 to the Article 15 of Indian Constitution thus reads, and I quote, "Nothing shall prevent the state from making special provision for socially, educationally backward classes, scheduled castes, and scheduled tribes," unquote. The bedrock of social justice, as led by Periyar, had such a strong base that chief ministers like Kalayangar, M. Karunanidhi, M.G. Ramachandran, and J. Jayalalitha kept adding to the proportionate representation of the marginalized communities, and you are aware that Tamil Nadu has 69% of reservation. Now one may say, and it is being time and again told by the Honorable Supreme Court of India, that it should not limit the ceiling of 50%. अब आप बताइए, वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मंडल जजमेंट के समय से 1990-93 में वो जजमेंट आ गया, तब से कह रहा है वेयर इज द कंक्रीट डेटा। सो इफ यू आर एक्सटेंडिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन फॉर दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड इन सोशल एंड एजुकेशनल स्फीयर्स,
why don't you conduct the census? Now, a census which was planned in 2001 has not been done. Thank you for inviting me once again.